समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दे तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। फिर उसके बाद उपरांत महोदय इतना ही नहीं हुआ, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मगर महोदय फिर वक्फ बोर्ड एक्ट आया जो ये कहता है कि कोई समय सीमा नहीं रहेगी। और सूरत नगर निगम पे दावा किस बात पे है कि मुगलों के जमाने में वो सराय थी। तिरुचिरापल्ली के तिरुचुनेरी मंदिर पे इस बात पे है कि अरकाट के नवाब ने दे दिया था। यानी 200 साल 300 साल पहले के सरकारों के वो फरमान जो कि सरकारें किस हिसाब से मानती थी। फिर कम्युनल वायलेंस बिल आया। अब मैं सिर्फ संक्षेप में 10 बिंदु बोलना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं इस संविधान में उन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें कि इस प्रकार की बात हुई हो, कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं, कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं था सर, संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, टेक्निकल बात कह रहा हूं, मेरी बात गलत लगेगी तो मैं अपने बयान वापस ले लूंगा। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड एक्ट में मुगलों के जमाने का फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है। यह वो संविधान था, वो सरकारें थी जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां के बादशाह गाजी की उपाधि लेते थे, सैकड़ों लोगों को मारकर। इवन अकबर ने भी गाजी की उपाधि दी है। यदि इस प्रकार की चीजों को तो मैं कहना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मी और जजिया के फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देना क्या शरिया को संविधान में लागू करना नहीं है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज मामला, सभापति महोदय, आज मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है। संविधान के बाबा साहब की पहचान और संविधान के ऊपर शरिया के निशान की है। और इसीलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। कृपया आप शांत रहें। मगर मैं यह भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, शांति से। अगर मुझे एक देश दिखा दीजिएगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो तब बात करिएगा। मैंने उदाहरण कोट किया। अब मैं बताना चाहता हूं महोदय, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। आज ही उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, उन्हें पद्म भूषण दिया, अटल जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मोदी जी की सरकार ने 2023 में। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आपको अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अबुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुस्लिम हो जो बात करके दिखा दे, मगर ये उसे नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आलमे इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 700-800 सालों में उनसे बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, पर उसको नहीं मानते। ये किसको मानते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। यहां सोच कट्टरपंथी जहनियत की है। और मैं सभापति महोदय ये एक और फैक्ट कोट करना चाहता हूं, इन लोगों को बहुत वो लगता है, तो मैं फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, वैसे फ्रीडम हाउस में बहुत से लोग इनके मित्र लोग भी हैं, उसका एनुअल सर्वे ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज 1999-2000 वो कहता है कि दुनिया में धार्मिक मान्यता का लोकतंत्र से क्या रिश्ता है। तो वो पेज नंबर 10 और 11 पे लिखता है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड हिंदुइज्म।
वो कहता है कि जहां हिंदू धर्म है वहां पर ज्यादा डेमोक्रेसी, और उसमें फिजी, गुयाना, मॉरिशस, भारत, नेपाल बहुतों को कोट किया है। और फिर उसने जो आगे कहा है वो इनको लगेगा, फिर उसने बुद्धिस्ट, व्हाट्सएप नहीं, मैंने कोट किया है रिपोर्ट के साथ, हवा में बात मत करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन्होंने आगे एक और बात कही है। ब्रुकिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में 2019 में मोदी जी के समय क्या लिखा है, इंडिया इज अ सिल्वर लाइनिंग, even a gold lining of democracy, reported released in February 2019। सुनिए, व्हाट्सएप की बात करने वाले, February 2019 titled Democracy and Disorder and the Struggle for Influence on New Geopolitics, पेज नंबर 31। अब मैं एक दो विषय का उत्तर देना चाहता हूं जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा। उन्होंने कहा कि झंडे का विरोध करने की बात, हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हम कभी झंडे के विरोध में नहीं थे। झंडे में, अब सर पूरी बात सुनिए सर, मैं कोट कर रहा हूं, अब सर मैं कोट कर रहा हूं, अब सुनिए सर, मैं महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूं, सुनिए सर, महात्मा गांधी कोट कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1947 को कहा, अगर भारत के झंडे पर चरखा अंकित नहीं होगा तो इस झंडे का अभिवादन करने से मैं इनकार कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे पर सबसे पहली परिकल्पना मैंने की थी। बिना चरखे के निशान के भारतीय झंडे की कल्पना नहीं है। वैसे पंडित नेहरू और अन्य लोगों ने मुझे बताया है कि नए ध्वज में बना चक्र चिन्ह चरखे का प्रतीक है। कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र बताते हैं, मगर मैं समझता हूं क्या है सर, स्रोत है संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड 89 पृष्ठ 11। अब आप बताइए, आप कहेंगे कि महात्मा गांधी उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, 2-3 मिनट में समाप्त कर दें। जी मैं समाप्त कर रहा हूं सर। एक बात और कहना चाहता हूं, अंगूठा कटवाने की बहुत बात कही गई। वैसे इतने अंगूठे कटे हैं पिछले 60-70 सालों में कि उन एकलव्यों से पूछ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। मगर जो लोग बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी ने महाभारत में पढ़ा है क्या? कि मैकाले का ही थॉट पढ़े आ रहे हैं। मैं किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता, 100 में 99 लोगों को यह नहीं पता कि वो किस चैप्टर में है। महाभारत के वन पर्व में है, जहां पर जब एकलव्य का वो पूरा विशेष नहीं जाता, जब द्रोणाचार्य उससे पूछते तुम अपना परिचय दो, तो कहता मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। ही वाज द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। माननीय सदस्यगण, आप ऐसे कहते जैसे माननीय सदस्यगण, जो बचे हुए माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनको कल अवसर मिल सकेगा। आप कृपया 1-2 मिनट में समाप्त करें। जी हम समाप्त करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब अगर आप हकीकत में देखेंगे तो समझ में आएगा। और मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, ये जरासंध की सेना वो थी जो उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसके लिए कृष्ण जी भी एक बार छोड़े थे तो रणछोड़ नाम पड़ा था। अगर ट्राइबल उसका चीफ था, यह भी तो पूरी बात बताओ। और आज 5000 साल के बाद जब महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल समाज से हैं, तो पहली बार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष एक बार पुनः ट्राइबल हुआ है। तो मुझे लगता है भारत की परंपरा को सही ढंग से समझने का एक अवसर मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, बस 1-2 लाइन में समाप्त करता हूं। अगर महाभारत ही पढ़ना है तो महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से पढ़ो, विदुर की दृष्टि से पढ़ो, शकुनी की दृष्टि से पढ़ोगे, भाइयों को लड़ाने वाले शकुनी की दृष्टि से, तो यही नजर आएगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, ये भाइयों में लड़ाने वाले शकुनी, भाइयों में लड़ाने वाले मंथरा की मनोवृत्ति इतनी व्याप्त हो गई है देश में कि आज इस देश को, और मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं सर, कमिटेड जुडिशरी की तो बहुत बात की गई, पर इस देश में एक ऐसा उदाहरण भी हुआ है जब एक जज कांग्रेस का नेता रहने के बाद जज हो गया। सर 1962 से 68 तक जस्टिस बहरुल इस्लाम राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रहे, फिर 68 से 72 तक दोबारा सदस्य रहे। 72 में उन्होंने रिजाइन किया और जाकर बन गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज। फिर वो वहां बने चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट में। उसके बाद महोदय उन्होंने रिजाइन किया और बरपेटा से कांग्रेस का टिकट मिला। अब वो टिकट इलेक्शन काउंटर मांड हो गया, 84 में फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए। अरे भाई, इस्तीफे के बाद आप बहुत कहेंगे कि जो राज्यसभा में आए कांग्रेस के नेता सांसद रहने के बाद, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज 8 महीने के गैप के बाद बनाया गया। मुझे लगता है संविधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता था जो हमें देखने को मिला। और अंत में सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा एक पंक्ति में कि भारत की लोगों के बारे में एक विचार करिए। कुंभ का मेला होने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किस साइंटिफिक आधार पे होता है? जुपिटर के 12 साल के सर्किल पे। अरे उन्हें तो 200-300 साल पहले जुपिटर के सर्किल का नहीं पता था, हम हजारों साल से आ रहे हैं। मगर क्या बताएं महोदय, जिनकी सोच ही देश के लिए अलग है। तो मैं अंत में
कहना चाहूंगा उनके लिए, हम लोग कभी एक गीत गाते थे जब हमारी सरकार नहीं थी, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतनी गगन से मगर निर्जन सागरों तक न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये। अंत में मैं एक पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। सर, इन्होंने जितना भी विभाजन क्रिएट करने का प्रयास करें, पर हम उस सिद्धांत को मानते हैं कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद। द हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड टू मीट at 11 a.m. on Tuesday, the 17th December 2024